तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के अंशाल पेपर को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान के अंशाल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने सेट 3 का जो सेट 3 नंबर है, सेट 3 2024 346 FU का जो कोड नंबर है, उसका हम लोगों ने खंड यह से स्टार्ट करना था। हम लोगों ने डी ब्रोगली द्रव्य तरंगों की परिकल्पना क्या कर रहे थे, सीख लिए थे। और हमारा 6 से स्टार्ट करना था। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर का परपति नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी का सूत्र का क्या करना था, निगमन करना है। तो चलिए हम लोग निगमन करते हैं। तो हमारा एम्पियर के परपति नियम है, किसी बंद परिपथ की सीमा, जो क्या होता है जब किसी बंद परिपथ से क्या होती है, किसी बंद परिपथ द्वारा क्या होता है, किसी बंद परिपथ द्वारा क्या होता है, उसके अनुदिश यानी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय जो समाकलन होता है, रेखीय समाकलन जो रेखीय समाकलन होता है बी का, जो रेखीय समाकलन होता है पथ जो होता है, पथ द्वारा घिरे कुल धारा के, यानी कुल धारा आई का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यानी किसी निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर उस सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय जो समाकलन होता है, उस परिपथ द्वारा घिरे कुल धारा के क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। जिसका सूत्र होता है, ये क्या होता है, हमारा समाकलन का चिन्ह होता है और ये हमारा बंद परिपथ होता है। इसको बंद परिपथ के द्वारा क्या कहते हैं, दर्शाते हैं। तो BDL बराबर म्यू नॉट आई, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र एम्पियर परिपथ का क्या होता है, किसी बंद परिपथ द्वारा सीमा के अनुदिश, जो सीमा है, सीमा के अनुदिश बी का जो रेखीय समाकलन है, जो है बी का रेखीय जो समाकलन होता है, वह धारा का जो कुल नेट होता है उसका म्यू नॉट गुना होता है। तो ये हमारा क्या है, एम्पियर का परपथी नियम है। इसी में हमारा कह रहा है, इसका अनंत लंबाई के क्या करना है, जो धारावाहिक चालक पे क्या करना है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है, क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना एक चालक ए बी है। देखिए यहाँ पे माना एक चालक क्या है हमारा, ये हमारा माना एक चालक क्या है, ए बी है, ठीक है। जिसमें आई धारा हम प्रवाहित करें, ये धारा आई है, इसमें क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं हम लोग। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चालक के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आर दूरी पे क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बी का होता है, स्थापित हो जाता है। और एक वृत्तीय पथ पर क्या करता है, एक बिंदु पर, जिस बिंदु बी चुंबकीय क्षेत्र तथा डीएल लघु अवयव है। ये हमारा क्या है, लघु यानी छोटा के लिए है, यानी छोटे दूरी के लिए क्या है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना एक चालक ए बी जिसमें धारा आई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ए चालक ए बी के चारों तरफ आर दूरी पर एक वृत्तीय पथ है तथा वृत्तीय पथ पर एक का हो रहा है, बिंदु पी है। वृत्तीय पथ पे क्या है, हमारा बिंदु ए का है, पी है, ये आर दूरी है, ये हमारा चालक तार ए बी है। इतना हमारा क्या करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या है, ए बी चालक है, इसमें आई धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का हो रहा है बी स्थापित हो जा रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र बी स्थापित होने पर आर दूरी पर बिंदु पी पर का बी पे का होता है, क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, जो ये लघु है, ठीक है। डीएल लघु है, ये हमारा डीएल लघु अवयव है, ठीक है। मान लेते हैं क्या, डीएल है, ये डीएल कम क्षेत्र के लिए हमारा डीएल है, क्षेत्र है। तो चूंकि हमारा होता है BDL बराबर म्यू नॉट आई गुना, ये हमारा क्या है, एम्पियर परपथी नियम है, परपथी नियम से, ठीक है। चूंकि ए डॉट बी बराबर हमारा होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अदिश गुणन में ए डॉट बी, और सदिश होता है ए क्रॉस बी। सदिश हमारा होता है ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा होता है ए बी कॉस थीटा, इसमें तो हमारा ए बी साइन थीटा। तो BDL कॉस थीटा हो जाएगा। इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा हो जाएगा BDL कॉस थीटा ए डॉट बी,
ये हमारा वेक्टर के रूप में, तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बी और डी एल एक क्या है, दूसरे के अनुदिश है। बी डी एल एक क्या है हमारा, बी और डी एल, बी और डी एल क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या है, अनुदिश है, यानी उसी दिशा में है। ये भी इधर ही है, ये भी हमारा क्या है, अनुदिश इसी दिशा में है, ठीक है। तो बी डी एल, ठीक है। तो cos 90 अंश का मान क्या होता है हमारा, cos 0 अंश का मान क्या होगा, चूँकि cos 0 अंश का हमारा मान 1 होता है, ठीक है। तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 यानी हमारा समान दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीडीएल हो जाएगा। तो चालक जो है, चालक आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी है, पी बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। जब समाकलन डीएल हटेगा, ये हमारा समाकलन हटेगा, बी बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी जब चालक द्वारा आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर, तो चूंकि हम लोग जानते हैं बी बराबर म्यू नॉट आई 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र का है सूत्र है, म्यू नॉट आई 2 पाई आर। जब हम बायो सेवर्ट के नियम से क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, तो हमारा आता है ये फार्मूला। तो क्या होगा, म्यू नॉट आई 2 पाई आर आई, और क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं क्या, जो ये हमारा डीएल है, डीएल वर्ग का, तो ये बी के स्थान पर हम लोग क्या करें, इसमें समीकरण 1 में रख दिए हैं बी का मान, तो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारा बी बराबर क्या है, ये हमारे तब मान यहाँ रख देंगे, डीएल बराबर क्या होगा, ये वृत्ति पर तो 2 पाई आर हो जाएगा, और ये हमारा 2 पाई आर हो गया, और ये हमारा क्या है, डीएल, डीएल हमारा है, डीएल व 2 पाई आर रखने पर 2 पाई आर कट जाएगा, और हमारा आ जाएगा सूत्र, क्या आ जाएगा हमारा सूत्र हो जाएगा बी बराबर, ये हमारा देखिए म्यू नॉट आई हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा एम्पियर नियम का परपति नियम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, बी डी एल, ठीक है, 0, ये हमारा प्रूफ हो गया म्यू नॉट आई गुना, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अथवा में पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अभिनत में क्या प्रतिरोध होता है, और अर्ध तरंग डायोड दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाकर इसकी कार्यविधि का विवेचना करना है। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, कार्यविधि का विवेचना करते हैं। तो हम लिख देंगे अग्र अभिनत को क्या कहते हैं, अग्र अभिनत को अग्रदिशिक भी कहते हैं, ठीक है। अग्रदिशिक का है उस पेपर में, या हम अग्र अभिनत लिखे तो अग्र अभिनत को अग्रदिशिक भी कहते हैं। तो अग्रदिशिक में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है, तथा प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम हो जाता है। यही हमारा क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि अग्रदिशिक और पश्चदिशिक में प्रतिरोध क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अग्रदिशिक में क्या होता है, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, और पश्चदिशिक में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। यानी अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है, जिससे प्रतिरोध का मान क्या होता है, भी घट जाता है, ठीक है। यही हमारा क्या है, अग्रदिशिक का है, ठीक है। इसी में हमारा कह रहा है क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कह रहा है उसी में इसमें बोला है अर्ध तरंग डायोड दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाकर इसकी कार्यविधि का विवेचना करना है। तो इसके अर्ध तरंग डायोड दिष्टकारी था, अर्ध तरंग देखते हैं हम लोग, अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है। यह हमारा है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो पूछा है हमारा अर्ध तरंग पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो हमारा क्या है, रचना लिखेंगे, क्या रचना, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली है, हमारा क्या है, द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली को एसी मेन से जोड़ दिया जाता है, और द्वितीयक कुंडली को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पीएन संधि डायोड से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा निवेशी वोल्टेज का है, हमारा निवेशी वोल्टेज है, ठीक है। ये हमारा है निर्गत वोल्टेज है। तो लिखेंगे पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी परपथ चित्र से ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच P1 तथा P2 के बीच क्या करेंगे, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के P1 तथा P2 के बीच, देखिए हमारे चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। कर पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी परपथ चित्र से ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में कहते P1 और P2 को एसी मेन जिसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती
प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज, इसे क्या करते हैं प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज, प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज को P1 तथा P2 के बीच जोड़े होते हैं। जबकि द्वितीय कुंडली का होता है, द्वितीय कुंडली को सिरो S1 को Pn संधि डायोड, S1 को देखिए हम बताएं इस Pn संधि इस डायोड से क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जिससे S2 को लोड प्रतिरोध और S2 को क्या करते हैं, S2 जो है लोड प्रतिरोध, RL को निर्गत वोल्टेज और लोड प्रतिरोध कहते हैं, लोड प्रतिरोध की सहायता से N क्षेत्र में क्या होते हैं जोड़ देते हैं। तो इसे N क्षेत्र, ये N क्षेत्र होता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा N क्षेत्र होता है, ये हमारा P क्षेत्र होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है N क्षेत्र होता है, ये हमारा क्या होता है P क्षेत्र होता है, ठीक है। तो निर्गत वोल्टेज, ये हमारा निर्गत वोल्टेज इसे क्या कहते हैं लोड प्रतिरोध RL की कहते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से क्या करते हैं निर्गत वोल्टेज को RL प्रतिरोध से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसकी हम लोग कार्यविधि देख लेते हैं। तो इसकी कार्यविधि क्या होता है, क्वेश्चन में कहा है हमारा क्या है इसका कार्यविधि की विवेचना कीजिए। तो कार्यविधि क्या, प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए P धनात्मक और N क्षेत्र ऋणात्मक होता है। चूंकि हमें पता है P क्या होता है, P में कोटर होता है जो प्लस होता है, N क्षेत्र में क्या होते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणात्मक होता है। तो यह धारा को अनुगत करता है, अनुमत, इसे कहेंगे अनुमत है, ठीक है, अनुमत, ठीक है, क्या है अनुमत करता है, अनुमत माने जाने देता है, अनुमत करता है। जबकि निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान P क्षेत्र ऋणात्मक और N क्षेत्र धनात्मक, क्या है P क्षेत्र ऋणात्मक हो जाता है और उसके बाद N क्षेत्र का होता है धनात्मक होता है। तो यह पश्च दिशिक हो जाता है, पश्च दिशिक में क्या हो जाता है हमारा धारा का मान नहीं बढ़ता, जिसे धारा को अनुमत नहीं करता है। चूँकि हमें पता है P क्षेत्र क्या कहते हैं, जब P क्षेत्र को प्लस से और N क्षेत्र को निगेटिव से जोड़ देते हैं तो अग्रदिशिक कहलाता है, और जब क्या कहते हैं जब P क्षेत्र को निगेटिव से जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा पश्च दिशिक कहलाता है। पश्च दिशा में हमारा धारा नहीं बहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं जिससे धारा को अनुमत नहीं करता है। इस प्रकार से Pn संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आप लोग क्या करिएगा परीक्षा में इस प्रकार लिख लीजिए। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट बनाकर लिख लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है परिनालिका क्या होती है, धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा दर्शाइए। किसी परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा इसमें 200 फेरे हैं। परिनालिका प्रवाहित धारा 10 सेंटीमीटर है। परिनालिका के भीतर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करना, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं परिमाण ज्ञात करते हैं। चूँकि हमारे परिनालिका चीनी मिट्टी का एक बेलनाकार पाइप होता है जिसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों के बहुत से क्या होते हैं फेरे लपेटे गए होते हैं। क्या होता है परिनालिका चीनी मिट्टी के बने, तो परिनालिका होती है चीनी मिट्टी द्वारा क्या होती है बेलनाकार पाइप पे कहते हैं। देखिए इसी ये हमारी चीनी मिट्टी की बनी होती है और बेलनाकार पाइप, देखिए बेलनाकार पाइप की भांति है जिसके ऊपर तांबे या तांबे की तार के क्या होते हैं विद्युत रोधी होता है, ठीक है, विद्युत रोधी तारों के बहुत से फेरे लपेटे गए होते हैं, ठीक है। जब इसमें वैद्युतधारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, इस उपकरण को परिनालिका कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चित्र है, ठीक है। ये हमारा क्या जो कट का निशान होता है अंदर की ओर होती है, और ये हमारा जो होता है ये डॉट की तरह ये हमारा बाहर की ओर दर्शाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र ये रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या है परिनालिका है। इसमें हमारा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में इसमें दिया है क्या कह रहा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा परिनालिका की लंबाई, जो परिनालिका की लंबाई है L हमारा क्या है दिया है 80 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे इसे लिखेंगे, तो हमारा दिया है N बराबर 200 फेरे यानी 2000 फेरे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है 2000 फेरे और L 80 सेंटीमीटर, जिसे हम एम के प्रति मीटर में बदल देंगे और एम्पियर। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र चूँकि सूत्र हमारा था μ0 NIL। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 पाई, इसका मान 4 पाई गुणे 10 का -7 होता है और 2000 हमें क्या है फेरे की संख्या दिया है और 10 एम्पियर दिया है और ये हमारा क्या है L है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा सॉल्व करने में देखिए इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा 80 होगा गुणे 10 होगा तो -2 होगा, ठीक है। बीच में कर लीजिए छूट गया है, ठीक है। तो 4 गुणे और पाई का मान 3.14 रखने को 10 -7 हो जाएगा और 10 पे घात 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4
10 के बाद 4 हो गया है, ठीक है। और 10 पे +1 कैसे हुआ है तो हम बताते हैं 10 प्लस कैसे हुआ है। ये देखिए -2 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +1 है, तो +1 से -1 एक खत्म हो जाएगा, -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये हमारा 2 इसमें का है, ठीक है। तो हमारा देखिए 2 दूना 4, देखिए यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। यानी ये मान लीजिए ये हमारा देखिए 4 दूना 8 और 2 से 2 कटे, इस प्रकार भी काट सकते हैं, या 2 दूना 4 और 2 चौक और 4 के 4 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3.14 हो गया और ये हमारा देखिए 4, ये हमारा 4 था प्लस का, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3.14 गुणे 10 पर -7 और ये हमारा 5, ठीक है। ये हमारा 5 तो इनमें बचेगा 2, तो 3.14 गुणे 10 पर -2 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में मतलब हमारा क्या होता है, टेस्ला होता है। आई होप ये आपको क्या होगा, अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जो 5 सेंटीमीटर दूरी का क्या कर रहा है। दूरी का कांच का गोला y में स्थित है। गोले के केंद्र से एक y का बुलबुला 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बुलबुले निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितना दूरी दिखेगा, ठीक है। जहाँ हमारा n अपवर्तनांक दिया 1.5, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है। चूँकि हम यहाँ पे अवतल गोलीय पृष्ठ क्या कहते हैं बनाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम अवतल गोलीय पृष्ठ का करेंगे निर्माण करेंगे। तो ये हमारा क्या है, सघन माध्यम होता है, ठीक है। सघन माध्यम होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। हमारा मुख्य अक्ष इस प्रकार हम कर देंगे। और यहाँ पे ओ हम क्या रख देंगे, ओ है, ठीक है, जो हमारा वस्तु है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के लिए, ठीक है। इतना हो गया हमारा। ये हमारा क्या है, N2 है, जिसे लिख देंगे क्या होगा, सघन। ये हमारा N1 जो हमारा का है विरल है, ठीक है, विरल माध्यम है। इस प्रकार हमारा क्या है, यहाँ से हमारा क्या होगी, आपतित किरण का होगी, इस प्रकार हमारी जाएगी आपतित किरण। इस प्रकार आपतित किरण हमारा क्या है, आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण है। तो देखिए चूंकि आपतित किरण हमारा विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, जब क्या होता है, जब क्या होती है आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो हमारा क्या है, मान लीजिए हम क्या है, इस प्रकार हम कर लेंगे, यहाँ पे अभिलंब मान लेंगे, अभिलंब मानिए हमारा क्या है, अभिलंब में क्या लीजिए, सी है, ठीक है। अभिलंब माना हमारा सी है, चूँकि हमारा क्या है आपतित जब किरण जाती है तो हमारा क्या है, यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, आई बनता है, ठीक है, आई बनता है। तो हमारा आई हो जाएगा। यहाँ अभिलंब की ओर क्या होती है, इस तरफ झुक जाती है, हमारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस प्रकार हमारा हो गया, ठीक है। अब झुकने के बाद हमारा प्रतिबिंब क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट के कारण हमारा क्या होती है, इस प्रकार हमारा आते हैं यहाँ पे आई डैश बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आई प्रतिबिंब यहाँ पे आई बन जाता है, अवतल पे आई हमारे यहाँ पे क्या होता है, आई बनता है, ठीक है, आई बन जाता है, प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन जाता है। इस प्रकार ये हमारा क्या है, ये हम लंबा डाल देते हैं h दूरी का, यानी h लंबाई का, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारी दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ हमारी दूरी क्या होती है, r होती है। और यहाँ से देखिए ये हमारा p है, जो ध्रुव कहते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, v कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, v है, ठीक है, v है। और वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है, ठीक है, ये हमारा u है, ठीक। तो इतना हमारा हो जाएगा। तो चूँकि हमारा पी यू इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, पी सी माइनस पी यू इक्वल टू पी ओ इक्वल टू का हमारा जगह पी और सी, देखिए यहाँ पे पी सी माइनस हमारा ओ सी, पी सी माइनस ओ सी करेंगे तभी हमारा मान निकलेगा पी ओ। देखिए पी ओ है हमारा, इतना क्या है हमारा, देखिए हमारा इतना पी ओ है, ठीक है, इतना हमारा पी ओ है, यू है, यू जो इसमें हमारा इसमें क्या हुआ है, दिया है क्वेश्चन में, जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर की दूरी है ये हमारा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। जब ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो हम
पी ओ का मान जब निकालेंगे, पी ओ पूरा हमारा 5 सेंटीमीटर क्या है, पी सी हमारा दिया है, ठीक है, सॉरी पी सी दिया है, क्या दिया है हमारा, पी सी त्रिज्या दिया है, पी और सी दिया है, यहाँ पे पी सी दिया है। तो पी ओ का मान निकालने के लिए कुल में से क्या होते हैं, ओ सी को घटाएंगे तभी हमारा मान है। इतना से और इतना घटाया जाएगा, जब इतना से इतना दिया, इतना है हमारा, तो इतना का मान दिया है, तो कुल में से इतना ओ सी का माइनस कर देंगे, ओ सी तो हमारा मान निकल जाएगा। तो पी सी पता है 5 और माइनस ओ सी, इसमें हमारा ओ सी क्या है, देखिए यहाँ पे ओ और सी, तो यहाँ पे हमारा ओ सी क्या है, बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो 2 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी है ना, 2 सेंटीमीटर, तो हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे N2 यहाँ पे दिया हुआ है 1, क्या होगा, वाई का अपर्तनांक हो जाएगा 1 वाई का अपर्तनांक, ठीक है, वाई का अपर्तनांक, ठीक है। इतना हमारा हो जाएगा क्वेश्चन से। चूँकि हमें क्या करना है, सूत्र भी उत्पन्न करना है अवतल गोरी पृष्ठ का, तो अवतल गोरी पृष्ठ का हम क्या करेंगे, सूत्र निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे अल्फा बीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा है, बीटा ये हमारा गामा है, ठीक है, इसे हम गामा कहते हैं, ये हमारा बीटा है, ये अल्फा है, ठीक है। चूँकि ये हमारा देखिए जब प्रतिबिंब इधर जाती है तो आर बनता है अपवर्तन कोण या आपतन कोण, आप देखिए हमारा आपतित किरण है, आपतन कोण और अपवर्तन, आपतन कोण इधर बनता है और अपवर्तन कोण इधर बनता है, जो ये आई होता है, ये आर होता है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आर हो जाएगा। इस प्रकार हम स्नेल के नियम से, देखिए हमारे सूत्र व्युत्पन्न है, तो स्नेल के नियम से, स्नेल लिखेंगे, स्नेल नियम से साइन आई अपान साइन आर, सॉरी साइन आई अपान साइन आर, आई N2 यानी पहले माध्यमिक सापेक्ष दूसरा बराबर N2/N1, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, N2/N1 लिख देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार गुणा करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा N1 साइन आई, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ठीक है, इतना हमारा हो गया। इतना होने के बाद चूँकि हमारा आई और आर, साइन आई और आर बहुत सूक्ष्म कोण होते हैं, ठीक है, आई और आर बहुत सूक्ष्म कोण है, ठीक है, सूक्ष्म कोण है, दिखाई दे रहा है, तो सूक्ष्म कोण होने पे हम क्या करेंगे, साइन आई और साइन आर इस प्रकार हम मान लेते हैं कि ये समतुल्य होते हैं, तो एन आई इक्वल टू N1 है, ये हमारा N1 लिख देंगे, N1 आई इक्वल टू N2 और समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब लिख लेंगे, अब त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी, देखिए हमारा त्रिभुज क्या है, इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए ओ सी में देखिए ये त्रिभुज हमारा क्या है, हम बना देते हैं यहाँ पे त्रिभुज क्या है, ए ओ सी, तो ए है हमारा, ए है, ये ओ है, ये हमारा सी है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार है हमारा, यहाँ आई है, तो ए ओ सी में, तो देखिए ए ओ सी में है, ए ओ सी में हमारा क्या है, आई है और अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा हमारा क्या है, आई और आर सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है, बहिष्ठ कोण, ठीक है, बहिष्ठ कोण से, ठीक है, बहिष्ठ कोण से हमारा होता है, तो क्या हो जाएगा आर, तो हमारे आर प्लस, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में, देखिए त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में ये हमारा ये बीटा है,
ठीक है, त्रिभुज AOC, तो बीटा, तो ये हमारा क्या सुदूर कोण का, तो क्या हमारा क्या हो जाएगा आई, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है आई है, तो हम लिख देंगे तो अल्फा इक्वल टू आई प्लस गामा, तो ये अल्फा आई प्लस गामा है, देखिए हमारा सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है, दो कोणों के यानी सुदूर दो कोणों के योग बहिष्ण कोण से, यहाँ पर हम लिख देंगे बहिष्ण कोण से, बहिष्ण कोण से क्या करेंगे, लिख देंगे बहिष्ण कोण से, ठीक है, देखिए हम बहिष्ण कोण से लिख दिए। तो यहाँ हमारा आई का मान निकालना है, तो इधर कर दीजिए, तो अल्फा माइनस गामा इक्वल टू आई, इतना हम लिख सकते हैं ना। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब त्रिभुज, अब आई का मान निकालना तो आर का मान निकालना है, ठीक है, तो त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, अब त्रिभुज अब त्रिभुज किस में लेंगे, त्रिभुज AIC में ले लेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज AIC, त्रिभुज AIC में हमारा आई का मान आर का मान निकलेगा, आर का मान निकल जाएगा, तो त्रिभुज ले लेंगे AIC, त्रिभुज AIC में, ठीक है, त्रिभुज AIC के मान लेने पर हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस बीटा, ठीक है, आर प्लस बीटा देख लीजिए यहाँ पे हमारा आर प्लस बीटा, यहाँ आर प्लस बीटा, ठीक है, आर प्लस बीटा अल्फा के बराबर, आर प्लस बीटा AIC, देखिए यहाँ पे दो कोण है आर और बीटा, यहाँ अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा यानी अल्फा हो जाएगा, ये हमारा आर है, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है, तो आर का मान आर इक्वल टू लिख देंगे अल्फा माइनस आर, इतना हमारा हो जाएगा, ये हमारा आर बीटा हो जाएगा ना, यहाँ इधर आएगा बीटा, ठीक है, माइनस बीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये हमारा मान 1 में रख देंगे, तो देखिए समीकरण लिख देंगे, समीकरण 2 व 3 को क्या करेंगे 1 में रखने पर तब समीकरण 1 और 2 में, तो N1 आई का मान हमारा कितना निकाले हैं अल्फा माइनस गामा इक्वल टू N2, अब N2 का मान हम लगाएंगे आर इक्वल टू क्या अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इतना करने के बाद अब हम गुणा कर देंगे N1 अल्फा माइनस N1 लैम्डा इक्वल टू N2 अल्फा माइनस N2 बीटा, ठीक है, तो अल्फा एक और कर लीजिए, ठीक है, तो अल्फा को इधर ला लीजिए, तो N1 अल्फा माइनस N2 अल्फा, ठीक है, इक्वल टू इधर हमारा हो जाएगा N1 गामा है, गामा माइनस N2 बीटा, तो इसमें N1 कामन ले लिया जाए, नहीं N1 का कामन लिया जाएगा, अल्फा कामन लिया जाएगा ना, तो अल्फा कामन ले लीजिए N1 माइनस N2 इक्वल टू N1 लैम्डा माइनस N2 बीटा, ठीक है, इतना हमारा हो गया। इसको हम क्या करेंगे समीकरण क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे, समीकरण 3 और ये समीकरण हमारा 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे अल्फा और बीटा का क्या करेंगे मान निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों का मान निकालेंगे, तो अल्फा और बीटा का मान 10 अल्फा इक्वल टू लंबा आधार, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 10 अल्फा का मान 10 अल्फा का मान एच लंबा बटा आधार, तो लंबा बटा आधार एच अपान आर हो जाएगा, तो एच अपान आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ आएगा अच्छी तरह। तो आर चूँकि ये हमारा देखिए लेफ्ट साइड में हमारा ऋणात्मक होता है, तो आर हो जाएगा, ठीक है, तो आर माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे बीटा का मान 10 बीटा लिखेंगे, 10 बीटा, तो 10 बीटा लंबा बटा था, तो 10 बीटा का मान देखिए यहाँ पे एच अपान भी हो जाएगा, तो माइनस एच अपान भी, ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार हमारा 10 अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे लंब बटा आधार से, तो लंब बटा आधार से हमारा यू हो जाएगा, एच अपान क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों मानों का करेंगे समीकरण 4 में रख देंगे, तो लिख देंगे अल्फा बीटा गामा का मान 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर 4 में रख देंगे, तो अल्फा
अल्फा का मान कितना है हमारा माइनस एच अपन आर इक्वल टू N1 माइनस N2 इक्वल टू N1। अब अल्फा का मान, ये हमारा अल्फा नहीं गामा है, गामा का मान ये भी माइनस में रहेगा, तो माइनस एच अपन यू माइनस N2। और बीटा का मान कितना हमारा आया है माइनस एच अपन भी आया है। ठीक है, इस वगैरह हमारा एच से कट जाएगा। ठीक है, ये हमारे सभी कटने के बाद, ठीक है, ये हमारा माइनस N1 माइनस N2 है इक्वल टू, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चलिए माइनस ले लीजिए बाहर ही, N1 माइनस, ये हमारा प्लस हुआ है ना, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस, ये हमारा माइनस ऑलरेडी बाहर है तो N1। ठीक है, तो ये N2 बटे भी बटे यू। ठीक है, ये अपन आर है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम क्या करेंगे, अगर ये प्लस हो जाएगा तो N1 प्लस N2 हो जाएगा, तो अगर हम इधर करेंगे इसको, अगर इधर करेंगे तो फिर माइनस हो जाता है N2 माइनस N1। ठीक है, N2 माइनस N1, इसको इधर लाइए। ठीक है, N2 माइनस N1 बटे भी, ठीक है, भी बटे यू। ठीक है, ये N2 और N1 ये प्लस हो जाएगा तो N1 इधर लाया जाएगा। ठीक है, इसे इधर लिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा N2 माइनस N1, इसको इस पर इधर और इधर करने के बाद मान लीजिए माइनस से क्या किया जाएगा, ऊपर नीचे गुणा भाग करने पे ये हमारा इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र का निगमन है। आई होप ये अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। अगर जहाँ भी न समझ आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, इसी में हमारा क्वेश्चन बोला है। ठीक है, देखिए यहाँ बुलबुला दिया है और बुलबुले पृष्ठ से दिखाई देगा, यानी पृष्ठ देखने को कितना दूरी दिखाई देगा ये भी हमारा बताना है। ठीक है, तो हमने उतना आप लोग को क्या किया है, 3 सेंटीमीटर हम क्या किए हैं, PO का मान निकाल दिए हैं। तब इसी में हम क्या करेंगे, मानों को रख देंगे। ठीक है, तो मान को रखने के बाद तो हमारा N2 का मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो चूँकि N2 इक्वल टू हमारा 1 है, क्या है 1 है। अब यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हमारा देखिए 3 सेंटीमीटर हम क्या किए, यहाँ ज्ञात किए हैं 3 सेंटीमीटर PO का मान। ठीक है, PO क्या है हमारा वस्तु है U। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानों को रखेंगे तो 1 है। N2 इक्वल टू हमारा क्या है, N2 इक्वल टू 1 है, जो क्या है यहाँ पे हम वायु अपर्तनांक के लिए, वायु का अपर्तनांक। ठीक है, यहाँ पे वायु अपर्तनांक से, ठीक है, तो यहाँ पे भी का मान ज्ञात करना है, तो भी माइनस 1 अपान यू का मान 3 सेंटीमीटर दिया ना। तो यहाँ पे 1.5 हमारा क्या दिया है, N1 दिया है। N1 क्या है हमारा, N1 उसमें हमारा कहा है कांच का अपर्तनांक दिया है, और जल और कांच का वायु का अपर्तनांक हमारा क्या है 1, और कांच का अपर्तनांक 1.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग। ठीक है, और यू का मान हमारा क्या है 3 है, तो 3 है तो 10 हटाने के लिए 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, और N2 माइनस N1, तो N2 का मान 1 है और माइनस 1.5 अपन R का मान 5 है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपन भी माइनस, ये हमारा दशमलव हट गया 15 और 30 बराबर, ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 0.5 और 5 हो जाएगा। अब 1 अपन भी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये हमारा माइनस है, ये हमारा क्या हो जाएगा -1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे। ठीक है, 2 को क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो राइट साइड में ले जाने पर तो हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, तो 1/v माइनस 1/2 इक्वल टू -1/10 क्या यहाँ पे हमारा आया था। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। इसको इधर ले जाने के बाद 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -2 प्लस 10
और 20 हो जाएगा, तो 1/v = 8 और 20 हो जाएगा, तो 1/v = 2 हो जाएगा, 2/5, और इसको उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/2, तो v = 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई होप, और ये अपना इतना आंसर आ जाता है। तो हम लिख देंगे अतः बुलबुला क्या होगा, बुलबुला 2.5 सेंटीमीटर पर दिखेगा, लिख देंगे, दिखेगा। अच्छी तरह से लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो भी अच्छी तरह से आप लोग को समझ आएगा, और ना समझ आएगा तो वीडियो को एक बार जरूर वापस देखें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है संधारित्र क्या होते हैं। समांतर पर संधारित्र की क्या करिए, व्यंजन कीजिए और प्लेटों के मध्य परावैद्युत भरने से क्या होता है। परावैद्युत देखिए भरा जाता है तो क्या होता है, उसका क्या होता है कि ये गुना क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है। सी का मान जो होता है, सी को धारिता कहते हैं, उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है धारिता। धारिता एक देखिए, धारिता एक ऐसी युक्ति होती है, धारिता हमारी एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के बिना आकार नहीं बदला जाता है, बिना बदले धारिता के मान बढ़ाए जाते हैं। देखिए संधारित्र से आप नहीं समझ में, लेकिन कैपेसिटर आपको पता है, पंखे में हम जो लोग लगाते हैं कैपेसिटर का प्रयोग किस लिए करते हैं। देखिए जब पंखा धीरा हो जाता है तो इसमें हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, 1 या 2 कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, फैन तेज़ी से चलने लगता है। तो हमारा फैन तेज़ी से चलने लगता है, जिससे हमें अच्छा हवा जो होता है अधिक देने लगता है। वही हमारा कैपेसिटर का कार्य होता है, जो क्या होता है, उसका आकार नहीं बदला जाता है। देखिए फैन का आकार नहीं बदलते हैं, लेकिन एक ऐसी युक्ति होती है कैपेसिटर बिना आकार बदले धारिता का मान बढ़ा देते हैं। धारिता मतलब आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश क्या होता है, धारण करने की क्षमता को धारिता कहलाती है। तो ये क्या होती है, आवेश को धारण कर लेती है। ठीक है, और सिमर कह रहा है कि इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। सूत्र हमारा व्युत्पन्न करना है, तो सूत्र चूंकि होता है हमारा C = A/0/d होता है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, सॉल्व कराए हैं सेट नंबर 001 के 5 का जो है अंग को क्या कीजिएगा, देखिएगा, सॉल्व किया गया है, उसको देखिएगा, एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, सेट 1 का अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, 8वां नंबर दिया है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, और दिए गए परिपथ में आई और आई जी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारा दिए गया परिपथ है व्हीटस्टोन सेतु, ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु हमने कहा, व्हीटस्टोन सेतु का सेट 1 में 5 का क्या क्या घ का कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, देखिए, जिससे आप लोग को क्या अच्छी तरह से समझ आएगा, अच्छी तरह से समझाया गया है, और उस पर सवाल भी लगाया गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप लोगों वो वीडियो जरूर देखिएगा, हम जो सॉल्व कराएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ LCR श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ में I का प्रतिबाधा, वोल्टता एवं धारा में कालांतर। तीसरा, अनुवाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति क्या होती है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है, दिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे प्रतिबाधा की प्रकृति, प्रतिबाधा और प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात क्या होता है, हमारे बराबर हो जाते हैं अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, उसे हम अनुनाद कहते हैं, जहाँ Z = R बराबर हो जाता है। परिपथ की शुद्धता और वोल्टता RMS यानी रूट मीन स्क्वायर कहते हैं इसे, और वोल्टता तथा एवं धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ में हमारा R है, ये L है, ये हमारा C है, तो इसे क्या कहते हैं, LCR परिपथ, LCR। तो L हमारा कौन है, L हम इसे कहते हैं, L इसे कहते हैं। ठीक है, L क्या होता है हमारा, ये हमारा L है। ठीक है, हमारा L है। ठीक है, ये LRC यानी LCR परिपथ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, L है, ये हमारा C है, ये हमारा R है। तो L को हम क्या कहते हैं, C तो हमारा धारिता है, V हमारा, और R यहाँ प्रतिरोध है, और यह L क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक होता है, जिसे हम L कहते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक होता है। एक होता है अन्योन प्रेरण गुणांक, जो अन्योन प्रेरण जिसे M से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है, तो हम आपको क्या करते हैं, इस श्रेणी में हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका प्रतिबाधा हम आप लोग को क्या करते हैं, ज्ञात करा देते हैं। क्या होता है, दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बोले R परिपथ है, L परिपथ और C परिपथ है, इसमें हमारा सीमेंस जोड़ा गया है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ है। ठीक है, V = V0 sin
ओमेगा टी से कहते हैं, ठीक है, V और V नॉट साइन ओमेगा टी। तो VR बराबर भार क्या है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट। XL ये हमारा दिया है क्या है, XL हमारा क्या है 20 वोल्ट दिया है, और XC के ये हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, इतना हमारा हो गया। इसे हम क्या करते हैं, धारिती प्रतिघात कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ठीक है, धारिती प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है प्रतिबाधा के लिए वोल्टता V वोल्टता के लिए VR² प्लस VL माइनस VC। तो इससे VL जो है, तो VL की जगह पे हम XL भी लिख सकते हैं, इसी जगह XC भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम मानों को रखेंगे, तो मान को रखेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ 12 का वर्ग 144, और हमारे 20 में से 11 जाएगा 9 बच जाएगा, और 144 और प्लस 9 का वर्ग 81 होता है, 225 का वर्ग 15 होता है, तो 15 वोल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा। वोल्टता दूसरा हमें उसमें दिया है वोल्टता एवं धारा में कालांतर। तो चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, tan phi = क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात बटे धारिती प्रतिघात माइनस होता है, और अपन R होता है, यानी परिपथ, वह परिपथ। तो 20 - 11 और 12 इसमें हमारा क्या दिया, वोल्ट दिया है, R वोल्ट। तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या है, तो 9/12 हो जाएगा, और 3/4 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10, और इसका अगर 10 को इधर करें 3/4, ये हमारा क्या है, कालांतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कि उसी में हमारा दूसरा कह रहा है, इसी में हो जाएगा अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, इसमें प्रेरण प्रतिघात एवं धारिती प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात और धारिती इसे क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात इसे कहते हैं, और धारिती प्रतिघात इसमें C यानी धारिता प्रतिघात, और क्या प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण अन्योन्य प्रेरण, इसे हम बोले हैं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अनुनाद में वोल्टता तथा धारा में कालांतर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 का 8वां, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंग में संभव होती है परंतु नहीं ध्वनि तरंगों में संभव नहीं होती है। पोलराइड के 2 अनुप्रयोग लिखिए, ध्वनि तरंगों में संभव नहीं होती है, ठीक है। चूंकि हमने सेट नंबर 2 में 346 FT क्वेश्चन नंबर 5 का घ देखिए, जिसमें हम क्या किए हैं, संपूर्ण उसके बारे में बताए हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा, और अच्छी समझ आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर में और दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देखें। इसमें हम लोग क्या किए हैं, पूरे सेट को हल करा रहे हैं, और देखिए हमारा 3 तक आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा चौथा, क्या होगा, चौथा का, ठीक है। चौथे सेट हम लोग क्या करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।